दोस्तों, एक 25 वर्ष का लड़का जब 1981 में अपने कॉलेज से अपनी डिग्रियां लेकर बाहर निकला तो उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि वो कोई अच्छे स्तर की नौकरी करे और अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाए। दूसरा रास्ता ये कि अपने पिताजी द्वारा शुरू किए हुए एक छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाए, जिस बिजनेस पर ढेर सारा लोन था और बहुत सारी मुश्किलें थी। उस लड़के ने दूसरा रास्ता तय किया, उस लड़के ने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि उसे सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे नहीं बढ़ाना था, उसे अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना था। और मेहनत करता गया और एक दिन इतनी कामयाबी हासिल की कि जिस माइनिंग बिजनेस में शुरुआत की और जिस समय बड़े बड़े माइनिंग बिजनेसमैन से मिलते हुए भी उसे डर लगता था, उसी माइनिंग बिजनेस में इतनी तरक्की की, इतनी कामयाबी हासिल की कि एक दिन बीकानेर माइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं और सही मायनों में जिन्होंने पापड़ बेले हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे और इतनी कामयाबी हासिल की जो आज दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, दूसरों के लिए प्रेरणा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीकानेर के जाने माने उद्योगपति, बीकानेर राजस्थान के जाने माने बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर और एक बहुत ही शानदार समाज सेवी परम आदरणीय श्रीमान राजेश जी चूरा साहब की। जी हाँ, आज हम राजेश जी चूरा साहब से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को दोस्तों आप पूरा देखिएगा, क्योंकि राजेश जी चूरा के जीवन का एक एक पहलू हमें बहुत कुछ सिखाता है, उससे हमें बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आइए बात करते हैं परमादरणीय श्रीमान राजेश जी चूरा साहब, तो उनसे बात करते हैं। राजेश जी चूरा साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी सर, बहुत बहुत नमस्कार सर, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे शो वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर में। नमस्कार नरेश जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपसे मेरी प्रथम बार बात हुई जी, बी गुड चैनल के माध्यम से। जी सर, आप जो ये वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर जी के माध्यम से बीकानेर की जो खास हस्तियां हैं उनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो इस इंटरव्यू को सुनते हैं जी, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लड़के हैं, उनको उससे प्रेरणा मिलती है। राजेश जी चूरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप 81 में कॉलेज से बाहर निकले थे और आपने बिज़नेस की शुरुआत की थी, माइनिंग बिजनेस की, तो उस समय के बारे में हमें कुछ बताएं। आपका शुरुआती दौर कैसा था, कैसे आपके पारिवारिक हालात थे उस समय और कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया और किस तरह से आप इस बिज़नेस में आए, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नरेश जी, मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मुझे एकदम से याद है कि हम लोग एक किराए के घर में रहते थे जी। पिताजी मेरे अध्यापक थे। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं 8 या 9 साल का था जी। तो मेरे पिताजी के ननियाल में स्टेशन रोड पर एक दुकान थी। तो मैं 8-9 साल का था जब था, तो घर से पैदल अकेला जाया करता था वहाँ पर। और एक टाइम ऐसा था कि वो मेरे पिताजी के जो ननियाल मामा जी थे वो कहीं गए हुए थे, वो मेरे को आधे घंटे के लिए दुकान में बैठा के गए जी। तो उस वक्त उनके पास रेक्सोना और लक्स और ये जो हमाम साबुनें होती है उसकी एजेंसी थी। अच्छा। तो एक ग्राहक आया और उसने वो साबुन के बारे में पूछा जी। तो साबुनों का जो कार्टून वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा साहब इसको आप थोड़ा इतना करो तो मैं ये ले लूँगा। मैं 9 साल का था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा कम कर दी रेट, और वो सामान सारा मैंने बेच दिया, पैसे ले लिए। अच्छा। और जब उनके मामा जी के लड़के वापस आए पिताजी के, और उन्होंने जब रात को बात की, आपस में खाना खा रहे थे, तो ये लड़का क्या कर रहा है, इसने आज सारा माल पीछे से बेच दिया। तो बिजनेस का जो एक छोटा सा जो कंसेप्ट है, मेरे को लगता है बीजारोपण उसका वहाँ कहीं से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस टाइप का कुछ था जी, जब मैं 8-9 साल का था।
उसके बाद में माता जी मेरी बहुत कर्मयोगी थी, बिल्कुल। तो वो हमें काम के लिए प्रेरित करती रहती थी जी। पिताजी चूँकि अध्यापक थे, तो अध्यापक की एक सैलरी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी उन दिनों में। जी। और अब जो बीकानेर तो अपना आपको पता है सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ शहर है, तो इसमें हर अवसर पर कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। जैसे अक्षय तृतीया आ गई, होली आ गई, दीपावली आ गई, कई तरह के तीज त्यौहार पहले आते थे। तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ, हमारी भी इच्छा रहती थी कि ऐसा करें। जी। तो पिताजी की जो इनकम थी वो अलाउ नहीं करती थी। अच्छा। तो माताजी के साथ हम लोग बैठ के प्लानिंग करते थे, और फिर पापड़ होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे, जो पापड़ बेलना। अच्छा। तो हम लोगों ने वास्तविक रूप से पापड़ बेले हैं। अरे वाह। उन दिनों में 60 पैसे 100 पापड़ बेलने के मिलते थे। तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त 250-300 पापड़ बेल लेता था। जी। तो उन पैसों से फिर हम क्या था कि ये जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरी करते थे। जी। तो आत्मनिर्भर बनने का और एक मेहनत करने का और एक कर्मयोगी बनने का जो सूत्र था, वो माता जी से मिला। अरे वाह। और पिताजी से अनुशासन, क्या बात है, डिसिप्लिन। तो ऐसा करते करते आप समझो कि मैं जब 6ठी क्लास में था, जी, तो एक वो हादसा एक बहुत अच्छा वाकया मेरे साथ में हुआ। जी। सादत पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था। जी। तो उसमें क्या, परीक्षा का जो रिजल्ट आता था, तो जो लड़का फर्स्ट आता था उसको स्टेज पर बुलाकर, जी, और उसके सब जैसे सारे पेरेंट्स आए हुए रहते थे, पूरा टीचर्स रहते थे, स्टाफ, सारे स्टूडेंट बैठते थे हॉल में। जो लड़का फर्स्ट आता था उसके फर्स्ट आने पर उसको स्टेज पर बुलाकर उसका सम्मान होता था, तालियां बजती थी। क्या बात है। तो मैं नीचे बैठा था। अच्छा। और 6ठी का रिजल्ट सुनाई दे रहा था, मैं उस वक्त फर्स्ट नहीं आया था। जी। वो जो तालियां मेरे कानों में गूंजी, और मैंने जो वो सीन देखा, तो मेरे दिल में आया कि यार फर्स्ट अगले साल से अपने को, यार ये सम्मान अपने को भी लेना है। क्या बात। तो वो जो प्रेरणा मुझे उस वक्त मिली, उसके बाद मैं मेरे जीवन काल में कभी सेकंड रैंक नहीं आया। अरे वाह सर। तो ये बहुत अच्छा एक प्रेरणा स्रोत था। उसके बाद फिर एक घटना और हुई। जी। जब 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आया, तो पिताजी ने खाना किया, लोग घर वाले आए, मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने ये। तो मैं पिताजी को पूछा, जी, मैंने कहा कि ये खाना, तो कि अपने खानदान में कोई पहला तुम आदमी है जो फर्स्ट आया है एजुकेशन में। तो और उन्होंने खाना वाना किया, तो मुझे वो फिर वहाँ से प्रेरणा मिली कि अच्छा, मतलब फर्स्ट आने से इतने लोग सम्मान करते हैं, वो इतने गिफ्ट मिलते हैं, क्या इतना सब मान सम्मान होता है। तो फिर मैं अगले सालों में फिर ऐसे ही पढ़ता गया, आगे आता गया, करता गया, देखता गया। पिताजी सर्विस के साथ साथ उनका रुझान बिजनेस में भी था पिताजी का, लेकिन उनकी कुछ पारिवारिक मजबूरियां रही होगी, इस कारण से वो शुरू से बिजनेस में नहीं आए। लेकिन उन्होंने फिर भी सर्विस में रहते हुए अपना जो समय बचता था उसमें छोटे छोटे बिजनेस वो करते थे। तो मैं उस बचपन से उनके साथ उनकी जो एक्टिविटीज होती थी, उन बिजनेस होता था, उसमें 100% इन्वॉल्व रहता था। जी। और पढ़ाई के साथ भी पढ़ना भी उसमें जारी था, और ये जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उसमें भी मेरा एक सहभागिता थी। क्या बात है। जब मैं टोटल ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न आया, एमकॉम तक अकाउंट्स ग्रुप में एमकॉम किया, फर्स्ट डिवीज़न आया, तो मेरी इच्छा थी सीए बनने की। जी। सीए करने की इच्छा थी। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा भाई मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, थोड़ा तुम वेट कर लो। तो मैंने थोड़ा वेट किया, तो वेट करने के बाद में फिर उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। जी। लेने के बाद में जब मैंने देखा कि रिटायरमेंट में उनकी 222 रुपये की पेंशन बनी है महीने की। अच्छा। और सारा कुछ काम बाकी पड़ा है, और लेन देन भी थोड़ी बहुत इधर उधर की काफ़ी हो रखी थी। तो एक तरफ मैं पूरे लाइफ, मतलब जो एजुकेशन का जो मेरा पीरियड था उसमें टॉपर रहा, और इधर से ये सर्विसमैन का ये हुआ। तो फिर बड़ा एक विचित्र सा खेल हुआ कि भाई उन्होंने माइनिंग का बिजनेस शुरू किया, छोटा मोटा। तो बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में भी काफ़ी लेन देन हो गया, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने कैसे रिटायरमेंट लिया है, किस बेस पे लिया है। मेरे को आगे तो ये पढ़ने की तो संभावनाएं लगती नहीं है। जी। तो चूँकि छोटे भाई थे, सब छोटी छोटी जिम्मेवारियाँ सारी थी। जी।
और लेन देन भी काफ़ी हो गया था। जी। तो मैंने बड़ा एकांत में सोचा कि भाई अपने को ये काम का ये धंधा उन्होंने किया तो अपने लिए, हम लोगों के लिए है, बिल्कुल। और ये परेशानी में आ गए हैं, बिल्कुल। तो अब अपनी जिम्मेदारी है कि अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दें। बिल्कुल। मैंने मेरी सारी डिग्रियां अंदर रख दी। अच्छा। और 25 साल का उस वक्त मैं था। 25 साल से मैं 50 साल का मेरे सिखा हुआ। अच्छा। मुझे पता नहीं लगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम एकाग्रचित होकर जो एक योग साधना जैसे होती है, वैसी एक 25 सालों की एक बड़ी लंबी चौड़ी साधना रही। फिर 50 साल का जब हुआ तो एकदम से पता लगा कि अच्छा 50 साल के हो गए जी। और समय ऐसा निकल गया कि कुछ पता नहीं लगा। और फिर माइनिंग बिजनेस में ऐसे मेरा पिताजी के कारण से उनका स्टार्ट किया हुआ बिजनेस था। उनकी तरफ से तो ये था कि भैया बंद कर दो बिजनेस को और तुम्हारा जो पढ़े वढ़े की इच्छा वो कर लो, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी। तो मैंने फिर उनके स्वप्न को साकार करने के लिए मैं फिर एजुकेशन की डिग्रियों को अंदर रखकर और फिर बिजनेस में मेरा इस तरह से बिजनेस में आना हुआ। और राजेश जी सर, इस तरह से आपके करियर की शुरुआत हुई और इस तरह से आप एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते गए और आज आपने न केवल खुद का, समाज का, बल्कि हमारे बीकानेर का जो नाम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में रोशन किया है। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि जो नए बिजनेसमैन हैं, जो जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो कि आपकी सफलता का राज क्या है, वो सूत्र क्या है, वो फॉर्मूला क्या है जिसे कोई नया बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाए और कामयाब हो जाए। इस मामले में मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। जी सर। प्रसंग ये है कि एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे जी। और उन महात्मा जी के बारे में ऐसा प्रसिद्ध था कि वो गांव में जब अकाल पड़ता था तो वो नाचते थे। अच्छा। और नाचते थे, बरसात होती थी। जी। तो गांव वालों ने देखा कि ये नाचते हैं, बरसात होती है, तो ऐसी क्या बात है, नई चीज़ नहीं, हम भी नाचेंगे। तो अगली बार उन्होंने कहा कि हम नाचेंगे, बाबा जी को नाचने की जरूरत नहीं है। जी। तो वो नाचे, बरसात नहीं हुई। अच्छा। दूसरी बार नाचे, फिर भी नहीं हुई। तीसरी बार नाचे, फिर भी नहीं हुई। अच्छा। तो वो महात्मा जी के पास गए कि महात्मा जी ऐसा क्या कारण है कि आप नाचते हो बरसात होती है और हम लोग नाचते हैं तो बरसात होती नहीं, बारिश हुई नहीं। तो बाबा जी ने एक जो सूत्र बताया जी कि मैं तब तक नाचता रहता हूँ तब तक बरसात नहीं आती। अरे मैं नाचता ही रहता हूँ जब तक बरसात नहीं आती, और आप लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नाच के छोड़ देते हो। क्या बात। तो ऐसा ही व्यापार में, बिजनेस में, ऐसा कोई भी व्यापार बिजनेस जिसमें आपने एंट्री ली है, प्रवेश किया है, कोई पैसा चयन किया है, कोई प्रोफेशन तय किया है, कोई बिजनेस तय किया है, कोई भी चीज़ जो सर्विस का प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, जब तक वो पूरा ना हो, समस्याएं तो देखो हर काम में आती है। छोटे से छोटा बिजनेस करो, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री खोलो, उसमें समस्याएं तो भरपूर आएगी, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति, आपकी डेडिकेशन, आपका समर्पण इतना मजबूत रहना चाहिए कि आप उन छोटी मोटी समस्याओं से घबराओ नहीं। रोटरी क्लब के साथ आपका जो रिश्ता है वो हम सब जानते हैं, उसके अलावा आपका खुद का एक ट्रस्ट भी है और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं, बहुत सारे समाज सेवा के कार्य आप करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और उन कार्यों के बारे में ज़रा बताएं ताकि हमारे और भी जो लोग हैं वो प्रेरित हो सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं चूँकि एक बहुत गरीब परिवार से आया हूँ जी, तो मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है जी। तो धीरे धीरे बढ़े हैं, तो हर स्टेज की जो, हर लेवल पर जो एक तकलीफ होती है वो मेरे को एक एहसास होता है, एहसास है उसका पूरा। अब मेरे पास कोई भी व्यक्ति जब कोई तकलीफ के हिसाब से, उसके हिसाब से आता है तो मैं उसको मेरे पर लागू कर लेता हूँ और मेरे को मेरा पुराना समय याद आता है। जैसे कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों ही मेरे लिए आदर्श हैं जी, तो उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए मोहिनी देवी आसाराम झूरा मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया जी। उस ट्रस्ट के माध्यम से भी काफ़ी जितने काम हो सकते हैं बिल्कुल वो करने का समय समय पर प्रयास करते हैं। इसी बीच रोटरी से जुड़ने का काम हो गया, तो एक समय आया कि रोटरी की प्रेसिडेंटशिप करने का भी गौरव प्राप्त हुआ। बिल्कुल सर। फिर असिस्टेंट गवर्नर बने जी। और अब आप देखो कि 22-23 के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर
बना है, जो पूरे इंडिया में 38 गवर्नर, पूरे इंडिया को कवर करते हुए 38 गवर्नर बनते हैं। उसमें कुछ पार्ट एमपी का और कुछ राजस्थान का। ये एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, उसकी गवर्नरशिप जो है वो मुझे 22-23 में मुझे करनी है। तो ये भी एक संस्था का। उसके अलावा जैसे धरणीधर मैदान है, आपने देखा होगा, धरणीधर मंदिर में भी क्या था कि वहाँ भी उसको डेवलप करने में काफ़ी एक भूमिका लगी। आज वो बीकानेर का एक अच्छा दर्शनीय और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक जगह बन गई। बिल्कुल। तो वहाँ भी जितना किया मन से किया। धरणीधर का जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से प्रखर जी महाराज जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वो प्रखर परोपकार मिशन भी एक पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छा सेवा का संस्थान है। तो उसका भी मैं एक ट्रस्टी हूँ। आपका जो बिजनेस है वो श्री कोलायत जी में और वहाँ के आसपास के एरिया में है, तो वहाँ पर भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कपिल सरोवर की जो सफाई का काम है वो आपके डायरेक्शन में हुआ है, आप ही ने वो करवाया है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं हमें। अपने जिस जगह से रोटी पानी बिल्कुल और अपना जो रोजगार या अपनी जो व्यवसाय जहाँ पे है, तो उस स्थान के प्रति भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। क्या बात है। बिल्कुल। तो इसी के तहत चूँकि कोलायत का जो जगह है जी, वो एक बहुत ही आध्यात्मिक महत्व का जगह है। आपको पता है जैसे सांख्य योग के प्रणेता थे ये बिल्कुल कपिल मुनि जी, और उनका ये जो सरोवर है ये पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। बिल्कुल है। ऐसा कहते हैं कि भाई सारे तीर्थ कर लो और यदि कोलायत का तीर्थ नहीं करो तो तीर्थ सक्सेस नहीं होते, बात अधूरी रहती है। बात अधूरी रहती है। तो बीच में अभी कपिल सरोवर में ये कमल का काफ़ी गुच्छा हो गया था, जाल बिछ गया था पूरा। तो उसको सफाई करने में मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, लेकिन एक प्रमुख भूमिका निभाने में कपिल मुनि का आशीर्वाद रहा। और वहाँ के जो प्रधान जी हैं, वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, राजनीतिक लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, जैसे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, पीडीओ साहब हैं, और वहाँ के जो स्थानीय व्यापार उद्योग मंडल है, उन सब के साथ लग के और हमारी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माइन ओनर्स एसोसिएशन जो है उसने प्रमुख भूमिका निभाई। और एक बहुत बड़ा वो चुनौतीपूर्ण काम था। तो भगवान का आशीर्वाद रहा और उस तालाब को साफ करवाने में एक अच्छी भूमिका रही, सफलता मिली। उसके अलावा वहाँ 12 महादेव मंदिर है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उनको भी तैयार करवाने में, वापस पुनर्निर्माण करवाने में काफ़ी रहा। मोक्ष धाम है वहाँ पर कोलायत में, उसको भी पुनर्निर्माण करवाने में काफ़ी योगदान रहा। एक हमारे एसोसिएशन ने एक बहुत सुंदर काम किया कि चांदी आश्रम में एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट, आज की तारीख में कम से कम 10,000 पेड़, अच्छा, आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप देखना, 10,000 पेड़ आज की तारीख में खड़े हैं और स्वर्ग लगता है वो अपने आप में एकदम। और उसको हम लोग बराबर उसका संरक्षण करते हैं और उसका रख रखाव भी करते हैं। उसके अलावा निर्माण कामों में, हॉस्पिटल्स में कैंप करवाने, ये सब चीज़ें कोलायत के प्रति क्षेत्र में करना अपना धर्म भी है और करना भी चाहिए। और कोलायत तो वैसे भी आपने देखा एक धार्मिक स्थल है, तो घाटों का पुनर्निर्माण करवाया, सरोवर के जो घाट हैं उनका भी पुनर्निर्माण करवाया, एक अध्यात्म पथ बनाया जहाँ पे लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करते हैं। तो पंच मंदिर के सामने एक चीज़ है, उसको पूरा तैयार करवाया। भगवान कपिल मुनि की माता जी देवती मंदिर माता है, उनका भी एक मंदिर वहाँ पे, उनको भी तैयार करवाया। वहाँ पे और जो छोटे मोटे मंदिर हैं उनको भी तैयार करवाया। उसके अलावा तहसील, थाना, अच्छा, और हॉस्पिटल, तो सरकारी बिल्डिंग है जहाँ पे भी हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, बिल्कुल, तो उसमें भी एक प्रमुख भूमिका के रूप में मुझे ये सेवाएं देने का मौका मिलता है। और हम लोग अपना एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत हमारी जिम्मेदारी पूरा करने का
प्रयास करते हैं। सभी जानना चाहते हैं, राजेश जी चूरा को हम सब जानते हैं, लेकिन राजेश जी चूरा का जो परिवार है, जो फैमिली है, उसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं पूरे परिवार को, तो ज़रा अपने फैमिली के बारे में हमें बताएं प्लीज़। देखिए नरेश जी, फैमिली तो हमेशा फर्स्ट होती है, बिल्कुल, फैमिली फर्स्ट जी। तो हमारी फैमिली, जैसे मेरे पिताजी वगैरह 9 भाई थे जी, और 2 बहनें, तो 11 भाई बहनों का परिवार था। तो मैंने मेरे पिताजी को अपने भाइयों से, बहनों से, अपने परिवार के साथ उनका एक लगाव और उनका जो एक देखा, तो उसका एक असर मेरे ऊपर भी पड़ा जी। तो मैं भी, मेरे 2 भाई हैं जी, 2 बहनें हैं जी, तो हम लोग 5 भाई बहन हैं। बहुत प्रेम प्यार से हम लोग आज तक, हमें याद भी नहीं है कि हमारे बीच में कभी हॉट टॉक भी हुआ हो भाइयों बहनों के बीच में। अच्छा, बहुत प्रेम प्यार से हम लोग रहते हैं। मेरी खुद की फैमिली में मेरी वाइफ है जो साइंस ग्रेजुएट है। अरे वाह। और उनका भी बहुत योगदान रहा मेरे इस कार्यक्रम यहाँ तक आने में, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए औरत का होना ज़रूरी है। तो वो जो औरत है वो मेरे शादी से पहले मेरी मदर थी जी, जिसने मेरे को हमेशा प्रेरणा दी। बिल्कुल। और उसके बाद मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसने मेरे को कभी टोका नहीं, मेरे को कभी कोई काम के लिए टोका नहीं और हमेशा प्रेरणा ही अपना सहयोग दिया। बिल्कुल। तो बिना उनके सहयोग के बिल्कुल इतने बड़े यहाँ तक पहुँच पाना और नहीं तो रुकावट आती है उसमें काफ़ी। उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया आपका। और जहाँ तक चूँकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों को पढ़ाना, बच्चे पैदा होने से लेकर और जब वो बड़े हुए तब तक सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी ने ही निभाई। उनको पढ़ाना लिखाना, समय भेजना करना, वो सब उन्होंने किया। तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं जी, 1 लड़का है जी। शादियाँ तीनों की हो गई। अरे वाह। लड़का बिजनेस में मेरे साथ है, क्या बात है। और दोनों लड़कियाँ अपने ससुराल में बड़े खुश हैं। तो राजेश जी चूरा सर, हमारा जो शो है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर, ये यंगस्टर्स का शो है, इसे यूथ ज़्यादा देखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से हमारे बीकानेर और हमारे देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या आप अपनी बात उन्हें कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि नौकरी, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं भी एक अच्छी नौकरी कहीं भी कर सकता था, लेकिन नौकरी की बजाय नौकरी देने वाला आदमी को बनना चाहिए। अरे वाह। आदमी खुद अपना ऐसा एक व्यक्तित्व और अपना एक पैसा और अपना एक व्यापार इस तरह से डेवलप करे कि वो नौकरी स्वयं देवे। क्या बात है। आज भारत की जो सबसे बड़ी जो एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो खाली सरकार दूर नहीं कर सकती। सही बात है। उसके लिए हमें जो युवा वर्ग है उसको आगे आना पड़ेगा, उसको अपना स्किल डेवलप करके और अपनी हुनर को आगे बढ़ा के और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उदाहरण, एक नमूना पेश करते हुए और उनको आगे आना पड़ेगा और आगे आके उनको नौकरी देनी। किसी को यदि जो आपसे कमज़ोर है तो उनको आपको नौकरी देनी। क्या बात है। ना कि नौकरी आप नौकरी के लिए भटको। लीडरशिप ऐसी हो कि वो आगे बढ़े और अपने आप में एक उदाहरण पेश करें। राजेश जी सर, आपसे इतनी सारी बातें की, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है और मैं दावा करता हूं कि जो दर्शक ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें भी बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिलेगी। आप ऐसे ही प्रगति करते रहें, तरक्की करते रहें। आपके साथ साथ हमारा बीकानेर और हमारा भारत देश ऐसे ही गौरवान्वित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने कीमती समय में से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।